हेलो डियर फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमारा नेक्स्ट पोर्शन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अलग अलग क्वांटम नंबर्स होते हैं और ये क्वांटम नंबर्स जो है वो हमें अलग अलग पर्टिकुलर एटम के अंदर जो अलग अलग शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो शेल के बारे में जानकारी हमें देता है। जैसे कि सपोज मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि स्मॉल एन का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब पहला शेल, इसके बारे में हमें सोचना है। एन इज इक्वल टू अगर 2 है तो हमें दूसरे शेल के बारे में सोचना है। एन इज इक्वल टू अगर 3 है तो तीसरे शेल के बारे में हमें सोचना है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। शेल को ही हम ऑर्बिट के नाम से भी जान सकते हैं या पहचान सकते हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने देखा था वो था एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यल से। तो स्मॉल यल का वैल्यू जो है वो स्टार्ट होता है 0 से। अगर मैंने आपको ऐसा कहा कि यल इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब यस सबशेल के बारे में हमें जानना है, पहचानना है। अगर मैंने आपको बोला पी सबशेल के लिए यल का वैल्यू क्या होता है तो आपको वहां पर बोलना है पी के लिए यल का वैल्यू 1 होता है। अगर मैंने आपको बोला यल इज इक्वल टू 2 तो आपको यहाँ पर बोलना है डी सबशेल के बारे में। अगर मैंने आपको बोला यल इज इक्वल टू 3 तो आपको वहां पर बोलना है एफ सबशेल के बारे में। तो इस तरीके से यल का जो वैल्यू है वो हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है, तो वो हमें सबशेल के बारे में जानकारी देने का काम करता है। तो पिछले लेक्चर में ही हमने देखा था बेटा कि कोई भी पर्टिकुलर शेल अगर हमारे पास है तो इस पर्टिकुलर शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होते हैं तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि कोई भी पर्टिकुलर शेल हो उसमें नंबर ऑफ सबशेल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, n ऑफ दैट शेल। यानी n जितना है उस शेल का n जितना है उतने ही सबशेल्स एक हाथ पर्टिकुलर शेल में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसी का यूज करके मैंने आपको बोला था कि पहला जो शेल है, पहले शेल के लिए n का वैल्यू है 1 और पहले शेल में जो सबशेल्स होते हैं वो एक ही होता है। तो वो एक सबशेल जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर है 1s। इसी तरह मैंने आपको बोला था कि अगर सेकंड शेल हमारे पास है तो सेकंड शेल के लिए n का वैल्यू 2 है। तो सेकंड शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होते हैं, तो इसका आंसर है 2 सबशेल्स होते हैं। कौन से 2 सबशेल्स बेटा, 2s एंड 2p। उसी तरह हमने देखा था कि थर्ड शेल जो है, थर्ड शेल के लिए n का वैल्यू 3 है। तो तीसरे शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होते हैं, तो इसका आंसर फिर से है 3। और इस तरह कौन से 3 सबशेल्स है, 3s है, 3p है, 3d है। इसी तरह फोर्थ शेल के बारे में अगर हम सोचते हैं तो फोर्थ शेल के लिए n का वैल्यू 4 है। तो चौथे शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स 4 होने की वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 4s नाम का सबशेल है, 4p नाम का सबशेल है, 4d नाम का सबशेल है और 4f नाम का सबशेल है। उसी तरह अगर हम फिफ्थ शेल के बारे में सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि n का वैल्यू 5 है। तो इसमें कितने सबशेल्स होंगे रे बेटा, 5 ही होंगे। तो कौन से 5 सबशेल्स होंगे, 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा, उसके बाद में 5f होगा और 5g होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सोचना होता है, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, पांचवी शेल, छठी शेल, सातवीं शेल, आठवीं शेल, और इन पर्टिकुलर शेल्स में होते हैं सबशेल्स। अब ये जो सबशेल्स होते हैं, इन सबशेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स। ये अलग अलग सबशेल्स है, इन सबशेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स और इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम फील करते हैं। अब ये जो अलग अलग सबशेल्स हमारे पास है, इन सबशेल्स में ऑर्बिटल्स होने की वजह से और ये पूरे सबशेल्स एटम्स में होने की वजह से
इनको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इनको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर आपको किसी ने एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जाम्पल पूछा तो आपका जवाब क्या चाहिए बेटा? आइदर 1 years, 2 years, 2p, 3 years, 3p, 3d, 4 years, 4p, 4d, 4f, लाइक दैट एंड सो ऑन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर बता सकते हो। अब देखो बेटा, अगर आपको ऐसा पूछा जाए एग्जाम में, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम, नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, सीटी का एग्जाम हो, अगर सपोज मान लो आपको ऐसा एग्जाम में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट, विच ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट, देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसके लिए अगर आपको सपोज ऑप्शंस दिए हैं, आपको दिया है सपोज 2p, आपको दिया है सपोज 3d, आपको दिया है सपोज 4d और आपको दिया है सपोज 3f। तो ऐसा भी सवाल एग्जाम में हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको यहाँ पर क्या सोचना है कि बाबा दूसरा शेल है, ये जो आंकड़ा है 2, 3, 4, 3, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये शेल के बारे में हमें जानकारी देता है। तो ये 2 नंबर का मतलब है सेकंड शेल, और सेकंड शेल में 2 ही सब शेल होते हैं, 2s एंड 2p। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट है, 2p इज गोइंग टू एग्जिस्ट, 2p जो है वो एग्जिस्ट है। तीसरे शेल में 3 सब शेल होते हैं, कौन से? 3s, 3p, 3d। तो इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट है, ये भी एग्जिस्ट है। चौथे शेल में 4 सब शेल्स होते हैं, कौन से? 4s, 4p, 4d और 4f। तो 4d होता है, तो इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट है। और लास्ट जो ऑप्शन हमारा है, ये तीसरा शेल हमें डिनोट कर रहा है, तीसरे शेल में 3 ही सब शेल्स होते हैं, कौन से? 3s, 3p और 3d। तो तीसरे शेल में f नाम का सब शेल नहीं होता है, तो इसका मतलब इट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है ये होगा, और इसको आपको गोल करके आना है और 4 मार्क्स लेकर जाना है। समझ में आई बात? तो ऐसे भी सवाल एग्जाम में हो सकते हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से हमें यहाँ पर लर्न करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। जो भी मैं छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण बेस है। तो जिसका बेस क्लियर होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में कुछ भी कर सकता है, 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स भी ले सकता है। तो इसलिए बेस क्लियर होना जरूरी है। अब देखो बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब मैंने एक आध एग्जाम्पल लिया एटॉमिक ऑर्बिटल का। सपोज मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जाम्पल है 4d का एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा है। अब यहाँ पर अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि इस 4d में, है ना, 4d के लिए n प्लस यल का वैल्यू क्या है? n प्लस यल वैल्यू, देखो, ईच एंड एवरी एटॉमिक ऑर्बिटल इज गोइंग टू पजेस n प्लस यल वैल्यू। देखो क्या बोला बेटा मैंने? ईच एटॉमिक ऑर्बिटल पजेस, ईच एटॉमिक ऑर्बिटल पजेस n प्लस यल वैल्यू। तो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उन सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस यल का वैल्यू होता ही है। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है? देखो बेटा, यहाँ पर हमने लिखा है 4d, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक सबशेल है। तो ये 4d जो है ये हमें किस चीज की जानकारी देता है? तो इस 4d का मतलब होता है कि d नाम का सबशेल, डी सबशेल प्रेजेंट इन 4th शेल, प्रेजेंट इन 4th शेल। तो डी नाम का जो सबशेल है वो 4th शेल में है, ये बताने का काम 4d हमें कर रहा है।
तो इसका मतलब शेल नंबर हमें समझ में आ गया, शेल नंबर है 4। चौथे शेल के लिए n का वैल्यू कितना होता है बेटा, n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये जो 4 है, ये 4 हमें क्या बताने का प्रयास कर रहा है कि आप चौथे शेल के बारे में सोचिए, आपको चौथे शेल के बारे में सोचना है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि n इज इक्वल टू 4, यानी 4D के लिए n का वैल्यू कितना है, 4 है। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो भी सबशेल्स है उन सबशेल्स के लिए यल का वैल्यू फिक्स होता है। जैसे कि कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यल इज इक्वल टू 0 अगर है तो उसको हम यस सबशेल समझ कर चलने वाले हैं। यल इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसका मतलब पी सबशेल होता है। यल इज इक्वल टू अगर 2 है तो इसका मतलब डी सबशेल होता है। यल इज इक्वल टू अगर 3 है तो इसका मतलब यफ सबशेल होता है। और इसीलिए यहाँ पर जो ये 4D है, इस 4D में n का वैल्यू तो हमें समझ में आ गया। अब यल का वैल्यू क्या है, तो यल का वैल्यू D के लिए फिक्स है। तो हाथों का खेल है बेटा, हाथों का है ना। यल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3। और हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है, यस पी डी एफ जी एच, यस पी डी एफ जी एच। अब हमें कहाँ तक जाना है, डी तक जाना है, यानी यस पी डी। कितने उंगलियां यहाँ पर आई है, 3, तो इसका मतलब 0 1 2, तो इसका मतलब यल का वैल्यू है 2। तो यहाँ पर डी के लिए यल का वैल्यू कितना है, 2 है। अब इस 4D के लिए n प्लस यल का हम करेंगे सम। 4D के लिए n प्लस यल का अगर हम सम करेंगे तो n प्लस यल का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू है 4 और D के लिए यल का वैल्यू है 2, तो इसका मतलब n प्लस यल कितना आया, 6 आया। तो इस तरीके से जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जितने भी अलग अलग सबशेल्स अलग अलग शेल में है, उनका n प्लस यल का वैल्यू हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा, है ना। अब देखो बेटा, अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि हमारे पास 4f नाम का एटॉमिक ऑर्बिटल है ना बेटा। 4f के लिए मुझे क्या करना है, n प्लस यल मालूम करना है। तो 4f के लिए n प्लस यल का वैल्यू क्या होता है, तो 4f के लिए n का वैल्यू है 4 और यल का वैल्यू उंगलियों का खेल, यस पी डी एफ 0 1 2 3, तो यानी यल का वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो 4 प्लस 3 अगर आप करोगे तो ये आएगा 7। यानी 4f के लिए n प्लस यल का वैल्यू कितना है बेटा, 7। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि 1s नाम का सबशेल है, तो इस 1s के लिए n प्लस यल का वैल्यू क्या है, तो देखो बेटा 1s हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि यस नाम का सबशेल जो है वो पहले शेल में है। जैसे 4f हमें क्या बोल रहा था कि यफ नाम का जो सबशेल है ये चौथे शेल में है। 4d हमें क्या बोल रहा था, डी नाम का जो सबशेल है वो चौथे शेल में है। तो इसका मतलब क्या है कि 1s में हम क्या सोचेंगे कि यस नाम का जो सबशेल है वो पहले शेल में है, तो इसका मतलब पहले शेल के लिए n का वैल्यू 1 होता है, तो इसीलिए 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यस के लिए यल का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो सीक्वेंस हमारा क्या है, यस यानी 0, एक ही उंगली है, एक ही उंगली मतलब 0। ओके, तो यल का वैल्यू यहाँ पर 0 आएगा, 1 प्लस 0 यानी 1। तो देखो बेटा 1s का n प्लस यल का वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। तो इसी तरह से हमें क्या करना होता है, अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के n प्लस यल के वैल्यूज फाइंड आउट करने होते हैं। अब देखो बेटा और एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। अगर मैंने आपको बोला 3p का मतलब क्या है बेटा, p नाम का सबशेल तीसरे शेल में है। क्या बोला मैंने, p नाम का जो सबशेल है ये तीसरे शेल में है। तीसरी शेल n का वैल्यू 3 आएगा, n इज इक्वल टू 3। अब इसके लिए आपको यल का वैल्यू ढूंढना है, तो यल का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 3p के लिए यल का वैल्यू, p के लिए यल का वैल्यू, फिर से उंगलियों का खेल, यस p 0 1,
यानी P के लिए L का वैल्यू आएगा 2। अब L का वैल्यू हमें समझ में आ गया है ना। सॉरी, P के लिए 2 ही उंगलियां है ना, 0 1 है ना, यस P 0 1, तो L का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा है ना। तो देखो बेटा 3P के लिए N का वैल्यू 3 है, 3P के लिए L का वैल्यू 1 है, तो इसको हम करेंगे, इसका हम करेंगे सम N प्लस L, तो N प्लस L आएगा 3 प्लस 1 यानी 4। तो इस तरीके से हमें अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के N प्लस L के वैल्यूज क्या करने होते हैं, फाइंड आउट करने होते हैं। तो देखो बेटा कभी भी याद रखो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, पढ़ाई करके दूसरों को टेंशन देने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें किस पर्टिकुलर सबशेल की L की वैल्यू चाहिए। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि मुझे F के लिए L की वैल्यू चाहिए, तो उंगलियों का खेल जो मैंने अभी आपको बोला, S P D F 4 उंगलियां है और ये वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से, तो 0 1 2 3, तो इसका मतलब F के लिए L का वैल्यू 3 है। अब अगर मैंने आपको ऐसा बोला H के लिए L का वैल्यू क्या है, H तो हमें अभी नहीं लगता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन फिलहाल F तक ही अकोमोडेट हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि H के लिए, H नाम का जो सबशेल है उसके लिए L का वैल्यू क्या है, तो फिर से उंगलियों का खेल, S P D F G H, राइट। तो 6 उंगलियां आई है, तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5, यानी H के लिए L का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है विदाउट एनी टेंशन, ओके। तो देखो बेटा यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि N प्लस L का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और N प्लस L का वैल्यू हमें क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल का जो N प्लस L का वैल्यू होता है उसी का यूज करके हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। तो ये जो चीजें हैं, ये सभी चीजें एक प्रिंसिपल के जरिए हमारे सामने है। उस प्रिंसिपल का नाम क्या है, अब्बाउस प्रिंसिपल। देखो बेटा प्रिंसिपल का नाम क्या है, अब्बाउस प्रिंसिपल, अफबाउस प्रिंसिपल। ये जो अब्बाउस प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल हमें किस चीज के बारे में जानकारी देता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करो। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अगर हमें एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है तो अब्बाउ प्रिंसिपल को हमें लर्न करना होगा। तो देखो बेटा अब्बाउ प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेयर अरेंज्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेयर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो देखो बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमें अरेंज करना है तो इसके लिए हमें यूज करना है N प्लस L रूल। तो N प्लस L रूल का यूज करके हमें क्या करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना है। तो N प्लस L रूल क्या है, तो पहला रूल देखो बेटा, फर्स्ट रूल, जिस एटॉमिक ऑर्बिटल का N प्लस L का वैल्यू ज्यादा होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने बेटा, N प्लस L का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस एटॉमिक ऑर्बिटल का N प्लस L का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यानी ये रूल हम शब्दों में यहां पर लिखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग मोर वैल्यू ऑफ N प्लस L, मोर वैल्यू ऑफ N प्लस L, कॉमा possess more energy। देखो जिस एटॉमिक ऑर्बिटल का N प्लस L का वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। ये N प्लस L का पहला रूल यहां पर मैंने आपके सामने रखा है,
देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे 3D का। अब देखो बेटा, 3D के लिए n प्लस यल का वैल्यू क्या है? n प्लस यल 3D के लिए, 3D के लिए n का वैल्यू 3 है और यल का वैल्यू जो है उसके लिए उंगलियों का खेल SPD 0 1 2, यानी D के लिए यल का वैल्यू कितना है? 2 है। तो 3D के लिए n प्लस यल जो है वो कितना आया? 5 आया। अगर मान लो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 3p, तो 3p के लिए देखो बेटा n प्लस यल जो है वो कितना आता है? फिर से यहाँ पर 3p है। 3p का मीनिंग आपको क्या लेना है? p नाम का सब शेल तीसरे शेल में है, तो n का वैल्यू आ गया 3। अब p के लिए यल का वैल्यू, फिर से उंगलियों का खेल, SP 0 1, p के लिए यल का वैल्यू कितना है? 1 है। तो ये हो गया 3 + 1 यानी 4। अब देखो बेटा, इन दोनों में आपको डिसाइड करना है n प्लस यल का वैल्यू किसका ज़्यादा है। तो आपको समझ में आएगा 5 ये एक बड़ी वैल्यू है 4 से, तो इसका मतलब 3D का एनर्जी ज़्यादा है किससे? 3p से। तो यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हो 3D का एनर्जी ज़्यादा है किससे? 3p से। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो 3p का एनर्जी कम है किससे? 3D से। तो इस तरीके से n प्लस यल का रूल यूज करके हम डिसाइड कर सकते हैं किस एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी किस एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है और किस एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी किस एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। मज़ा आ गया? जादू है क्या नहीं? केमिस्ट्री इज अ मैजिक डियर स्टूडेंट्स। सो केमिस्ट्री का टेंशन नहीं लेने का, कंसेप्ट समझ में आ गया कि सब चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती है। तो ये एक बेहतरीन n प्लस यल रूल आपके सामने हमने पेश किया है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग मोर वैल्यू ऑफ n प्लस यल पजेस मोर एनर्जी। अब दूसरा जो रूल है वो हमें क्या बताता है? देखो बेटा, अब ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। 2 पर्सन्स है और उन 2 पर्सन्स में आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। अब सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, ये जो संकल्पना है, अमीर की जो संकल्पना है वो हम किस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं? पैसों के आधार पर। तो आपको ये देखना होगा किसके पास कितना पैसा है। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि बाबा दोनों के पास सेम पैसा है या फिर एक का पैसा ज़्यादा है एक से, तो जिसका पैसा ज़्यादा वो ज़्यादा अमीर होगा। अब दोनों का भी पैसा सेम है तो आप क्या क्राइटेरिया यूज़ करोगे? तो आपको कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया यूज़ करना होगा ना। तो आपको वहाँ पर डिसाइड करना है कौन अमीर है। तो फिर आप क्या डिसाइड करोगे बेटा? दोनों का पैसा तो सेम है, दोनों सेम तरीके से अमीर है, ऐसा आप कह सकते हो क्या? नहीं। तो आपको दूसरा क्राइटेरिया वहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया आपको वहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो वो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि बाबा एक आध पर्टिकुलर जो पर्सन है उसकी बीवी अगर कमाती है और दूसरा जो पर्टिकुलर पर्सन हमने यहाँ पर कंसीडर किया उसकी बीवी कमाती नहीं है, तो इसका मतलब जिसकी बीवी कमाती है वो ज़्यादा अमीर होगा। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ फंडा हमें निकालना होता है। तो उसी तरह अगर ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिनका n प्लस यल का वैल्यू सेम है, क्या बोला मैंने? 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिनका n प्लस यल का वैल्यू सेम है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? जिसका n का वैल्यू ज़्यादा है उसका एनर्जी ज़्यादा, यानी डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? n होगा, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो बेटा, दूसरा रूल हमें क्या बोलता है? 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनका n प्लस यल का वैल्यू सेम है, तो एट दैट टाइम द डिसाइडिंग फैक्टर इज n। तो जिस एटॉमिक ऑर्बिटल का n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देखो दूसरा रूल यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, इफ 2 or more atomic orbitals having same value of n plus l, same value of n plus l, then
डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? n है। देन एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग मोर वैल्यू ऑफ n, मोर वैल्यू ऑफ n possess more energy, possess more energy। तो देखो बेटा, ये दो रूल का यूज करके ही हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना है। तो पहला रूल मैंने आपको बोला, जिस एटॉमिक ऑर्बिटल का n+l का वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा। अब ऐसा हो सकता है दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका n+l का वैल्यू सेम हो। so at that time what we have to consider, those atomic orbitals who possess more value of n are going to possess more energy। तो इसीलिए दूसरा रूल भी यहां पर हमने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर देखो बेटा, हमारे पास 4s है, तो 4s के लिए n+l का वैल्यू क्या है? 4s का मीनिंग क्या है? s नाम का सब शेल चौथे शेल में है, तो यहाँ पर n+l क्या होगा? 4 + 0, 4 + 0 यानी 4। अब देखो 3p मैंने लिया है, अब 3p के लिए आप मुझे बोलिए n+l का वैल्यू क्या है? बोलो रे बेटा, n का वैल्यू कितना है? 3 है। p का वैल्यू कितना है? p के लिए l का वैल्यू कितना है? 1 है। तो 3 + 1 कितना आया? 4। अब ये दोनों भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनका n+l का वैल्यू सेम है, तो दोनों का एनर्जी सेम है, ऐसा आप कहोगे क्या? नहीं। तो आपको डिसाइड करना है किसका एनर्जी ज्यादा है। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? n है। तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो इसका मतलब 4s में n 4 है, 3p में n 3 है। 4s का n ज्यादा है, 3p का n कम है, तो इसका मतलब 4s का एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4s इज हैविंग मोर एनर्जी देन 3p। 4s का एनर्जी ज्यादा है किससे? 3p से। या फिर आप लिख सकते हो 3p का एनर्जी कम है 4s से। तो ये बेहतरीन दो रूल्स है। इन दो रूल्स का यूज करके ही आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स के n+l के वैल्यू डिसाइड करके उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना है, और उसी में हम इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। देखो बेटा, बेहद ही मजेदार है। कंसेप्ट अगर समझ में आया तो केमिस्ट्री बेहद ही आसान है। ओके, तो देखो आगे हम जाएंगे। दो रूल्स हमने डिस्कस किए, तो उसके हिसाब से हम अब ऑर्डर लिखने वाले हैं। देखो बेटा, 1s के बाद में आएगा 2s के बाद में आएगा 2p के बाद में आएगा 3s, और 3s के बाद में आएगा 3p। तो ये इजीली हमें याद रहता है, 1s 2s 2p 3s 3p, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। 1s पहली शेल स्टार्ट हो गई, 2s 2p दूसरी शेल स्टार्ट हो गई, 3s 3p तीसरी शेल स्टार्ट हो गई। अब चौथी शेल आने वाली है, पांचवी शेल आने वाली है, छठी शेल आने वाली है, सातवीं शेल आने वाली है। मैं एक आपको यहाँ पर ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर को हम कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। फिर से हम कहेंगे 1s 2s 2p 3s 3p। अब देखो बेटा, फोर्थ शेल चालू होने वाली है। जैसे कि यहाँ पर पहली शेल चालू हो गई, दूसरी तीसरी, है ना, उसी तरह फोर्थ शेल चालू होने वाली है। फोर्थ शेल चालू होने वाली है। अब देखो, फोर्थ शेल चालू होने वाली है, तो फोर्थ शेल के लिए n का वैल्यू 4 होता है, ये तो आपको मालूम ही है। फोर्थ शेल के लिए n का वैल्यू कितना होता है बेटा? 4 होता है। अब चौथे शेल में, है ना, या फिर चौथे शेल में कौन से सब सेल्स हमें लिखने हैं, तो इसके लिए आपको जस्ट एक माइंड में रखना है SDP। माइंड में रखना है SDP, ये हमारी आंखों के सामने आना चाहिए, SDP। तो देखो बेटा, यस को लगाना है 4, यस को लगाना है 4, पी को लगाना है 4, और डी को एक कम लगाना है यानी 3। ये हो गया हमारा नेक्स्ट ऑर्डर। पहली शेल चालू हो गई, दूसरी तीसरी, अब चौथी शेल चालू हो रही है, तो हमें याद क्या रखना है? SDP। यस को लगाया 4, पी को लगाया 4, डी को एक कम लगाया, यानी हमारी अगली ऑर्डर क्या हो गई? अगली ऑर्डर हो गई 4s 3d 4p। सेम हमें करना है पांचवें शेल के लिए। देखो बेटा, फिफ्थ शेल
5वें शेल के लिए n का वैल्यू कितना होता है? n का वैल्यू होता है 5। यहां पर फिर से आपको याद रखना है SDP। फिर से आपको वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। S को लिखना है 5, P को लिखना है 5, D को लिखना है 4। तो नेक्स्ट ऑर्डर हमारी क्या हो गई? हमारी ऑर्डर हो गई 5S 4D 5P। दम से मन में स्लोली ये याद रखना है SDP। स्लोली जाना है। S को 5 लगाया हमने, P को 5 लगाया, D को 1 कम लगाया। अब देखो बेटा, छठी शेल चालू होने वाली है। छठी शेल, 6th शेल। अब छठे शेल के लिए आपको मालूम है कि n का वैल्यू 6 होता है। अब इसके लिए आपको क्या याद रखना है? तो इसके लिए आपको याद रखना है S, F, D और P। पहले देखो बेटा, आपने SDP याद रखा। अब सिर्फ आपको S और D में F इंट्रोड्यूस करना है। तो आपको याद रखना है SFDP। तो आपको S को लगाना है 6 एज इट इज, P को लगाना है 6, D को 1 कम लगाना है और F को और 1 कम लगाना है। यानी नेक्स्ट ऑर्डर हमारी क्या हो गई? 6S 4F 5D और 6P। 6S 4F 5D एंड 6P। ये हो गई हमारी नेक्स्ट ऑर्डर। 7वें शेल के लिए भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। 7th शेल। तो देखो बेटा, 7th शेल के लिए n का वैल्यू होता है 7। यहां पर फिर से आपको याद रखना है SFDP। तो यहां पर फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। S को लगाना है 7, P को लगाना है 7, D को लगाना है 6 और F को लगाना है 5। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट ऑर्डर। देखो नेक्स्ट ऑर्डर क्या है? 7S 5F 6D और 7P। तो 1S से लेकर 7P तक ही ऑर्डर हमें फिलहाल लगती है। 1S से लेकर 7P तक। 1S से अगर हमने इलेक्ट्रॉन का फिलिंग स्टार्ट कर दिया 7P तक, तो टोटल 118 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हम फिल कर सकते हैं। और हमारे पीरियोडिक टेबल में लास्ट एलिमेंट है 118 एटॉमिक नंबर वाला, यानी 118 इलेक्ट्रॉन के आगे फिलहाल हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, ये है हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये n+l के वैल्यू के हिसाब से है क्या, ये हम एक बार चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ n+l का वैल्यू। देखो 1s के लिए n+l का वैल्यू है 1, 2s के लिए है 2, 2p के लिए है 3, 3s के लिए है 3, 3p के लिए है 4, 4s के लिए है 4, 3d के लिए है 5, 4p के लिए है 5, 5s के लिए है 5, 4d के लिए है 6, 5p के लिए 6, 6s के लिए है 6, 4f के लिए है 7, 5d के लिए है 7, 6p के लिए है 7 और 7s के लिए है 7, 5f के लिए है 8, 6d के लिए है 8 और 7p के लिए है 8। तो जैसे जैसे आप आगे आगे जा रहे हो वैसे वैसे n+l का वैल्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब एनर्जी बढ़ रहा है। और जहां जहां n+l का वैल्यू सेम है वहां पर जिसका n का वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो आगे होगा, जिसकी एनर्जी कम है वो पीछे होगा। तो देखो बेटा, यहाँ पर n+l का वैल्यू सेम है, तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ये 4s आगे है, 3p पीछे है। यहाँ पर भी n+l की वैल्यू सेम है 3d 4p और 5s के लिए। तो आगे कौन है? 5s, जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। तो यहाँ पर भी 6 n+l का वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है, तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। तो इस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम अरेंज कर सकते हैं अबाउ प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने आपको पहले 2 वीडियो लेक्चर में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर आप बिंदास मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।